हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो पहली बार आज विजिट कर रहे हैं इस चैनल में, पहली बार आज आप आए हो, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर 6 AM यानी कि डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की क्लास होती है और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सुबह करेंट अफेयर भी टॉप सेलेक्टेड होते हैं और शाम जनरल अवेयरनेस की जो क्वेश्चंस होती है सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होती है। ये क्वेश्चंस मैं खुद से तैयार करती हूँ, तो तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा सवाल कि मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? तो कीमत कहलाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो भारत का योजना आयोग 1950 में हुआ था। कब? तो 15 मार्च को, 15 मार्च को हुआ था। कब? 1950 में। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति जो है ये किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो ये 1960 में आरंभ हुई थी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1960 में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल है कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक? वित्त आयोग का कार्यकाल, तो दोस्तों वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। याद रखें, 5 वर्ष तक होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में, यानी कि 1949 में हुआ था। याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ध्यान से सुनिए, संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सवाल ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहल की जाती है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसके द्वारा? ध्यान से सुनिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है कौन? हमारे संविधान के व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्या? उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है, बताइए क्या? समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अधिक व्यापक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर 11 ध्यान से सुनिए। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। याद रखना, किसके द्वारा पराजित किया गया था? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर सभ्यता। क्या थी विशेषता? नगर सभ्यता थी। याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? ध्यान से सुनिए, सती प्रथा को जिसने समाप्त किया था वह गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो विलियम बेंटिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, वो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था, एक्चुअली थी, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी मीराबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्व भाग किसके अधीन चला गया? ध्यान से सुनिएगा सवाल। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? ध्यान से सुनिएगा, थार एक्सप्रेस जाती है कहाँ पर? तो पाकिस्तान, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ध्यान से सुन लीजिए, थार एक्सप्रेस जाती है पाकिस्तान। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है क्या? ध्यान से सुनिए, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है क्या? तो सीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखें सीरा है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा तो ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना है कहाँ स्थित है कंचनजंगा? तो सिक्किम में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो दोस्तों ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखें। सवाल ध्यान से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देशों के निम्नलिखित समूहों में से, कहा गया कि निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, अगर आप इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो, आई बटन पे मैंने इससे पिछली वीडियो को डाल रखी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोज़ की लिंक है, आप नीचे देख सकते हो। नीचे आपको मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, तो वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको डेली के करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और कुछ नहीं होता तो लाइक कर दीजिएगा मेरी खुशी के लिए प्लीज़। सवाल नंबर 21 ध्यान से देखिए। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्रोटीन की, याद रखना है, पत्तों का हरा रंग होता है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। सॉरी, एक्चुअली ये प्रोटीन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तों का जो हरा रंग होता है ना वो क्लोरोफिल के कारण होता है, प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन होता ही नहीं है, प्रोटीन के कारण हरा रंग नहीं होगा। पत्तों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखना है, ध्यान से सुन लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22 क्या है? प्याज का खाद्य भाग होता है, प्याज का खाद्य भाग होता है गूदेदार पत्ते, याद रखना है। प्याज का जो खाद्य भाग होता है वो होता है गूदेदार पत्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। सार्विक ग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो दोस्तों वो AB वर्ग का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24।
मानवों के शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? कहा गया है कि मानवों के शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह कितना होता है। सवाल नंबर 24 देखिए कि मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? तो दोस्तों सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 98.6 डिग्री भी हमारा जो सामान्य ताप होता है मानव शरीर का, वो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। 98.4 98.6 ये हमारा सामान्य ताप होता है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? ध्यान से सुनिए, कोलंबा लीविया ये किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो ये है कपोत का वैज्ञानिक नाम, याद रखना है। कोलंबा लीविया ये है कपोत का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। अस्थियां किसमें वातिल होती है? अस्थियां किसमें वातिल होती है? तो अस्थियां जो है वो पक्षियों में वातिल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है क्या? सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या हो जाएगी? कहा गया है कि स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वो क्या हो जाएगी? तो मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रह जाएगी, उसके सतह के ऊपर रह जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, खास करके अगर आपके नज़र में कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। खास करके उन तक जरूर कर दीजिए आप इसी वक्त शेयर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉप क्वेश्चंस होते हैं, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अभी इसी वक्त। सब्सक्राइब कैसे करना है? वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखेगा, उस घंटे को आप प्रेस कर दीजिए और फिर ऑल में क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई जो वीडियो होगी सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की, इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, सवाल नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ग्रहण जो लगते हैं वो किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? तो ऋजु रेखीय संरचना के कारण लगते हैं, संरचना के कारण लगते हैं ग्रहण, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।